भारत ही चल रहा है बेटा जो है, आप लोगों का प्राचीन भारत ही चल रहा है। आप लोग का बेटा कई सारी बैचेज हम लोग के चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री बैच और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग कहां पे थे, प्राक मौर्य काल पे थे। प्राक मौर्य काल में सारा हो गया है, मगध महाजनपद का उदय का कारण जो है वो सारा हम लोगों ने कर लिया है। बैच में आज से मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है। मगध महाजनपद का उदय पूरा हम लोग कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं। और प्राक मौर्य काल का, प्राक मौर्य काल आज जो है वो पार्ट 2 होगा। प्राक मौर्य काल में बच्चों आज का जो मुद्दा हम लोग का है, मगध साम्राज्य का विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मगधा एम्पायर। तो मगध साम्राज्य का जो विस्तार है, मगध महाजनपद के उदय के कारण हम लोग कर चुके हैं। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंगवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, केंदी। हाँ, इस बार का क्वेश्चन पेपर बेटा जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही निराश करने वाला प्रश्न पत्र था। कुछ भी इन्होंने जो सेट ट्रेंड था उस सेट ट्रेंड को फॉलो किया ही नहीं। प्राचीन भारत से 2 प्रश्न पूछता भी है, उससे ज्यादा पूछता भी नहीं है। इसके अलावा जो है पूरे आधुनिक भारत से इन्होंने निराश किया। 2 प्रश्न कह सकते हैं वो पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से पूछ दिया था। संडे को मैं एनालिसिस कर रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब के चैनल पे। शख्सियत है इतना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक क्वेश्चन भी नहीं था। वो आर्ट एंड कल्चर का ना होकर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। में पूछता है भाई 2023 में किसे शामिल किया गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है ये सारी कुछ कमियां इस बार के पेपर में देखने को मिला। बट सजग रहना है आप लोगों को, और सजग रह करके जो फिक्स ट्रेंड है उससे अलग भी थोड़ा पढ़ाई करना है, उसे देखते रहना है। आइए बच्चों जो है, तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है मगध साम्राज्य का विस्तार। मगध साम्राज्य में कुल 3 वंश हैं। प्राक मौर्य काल में कुल 3 वंश हैं। कौन है भाई? हर्यक वंश है, दूसरा जो है शैशुनाग वंश है, और तीसरा जो है नंद वंश है। तोडस महाजनपद में एक महाजनपद मगध रहता है। मगध की भी स्थिति जो है कमोबेश वैसा ही रहता है जैसा अन्य महाजनपद का रहता है। अब इसमें क्या ऐसा हो गया कि पूरे भारत पे मगध महाजनपद का कब्जा हो गया। ये 3 ऐसे वंश आते हैं बच्चों, जो इन 3 वंशों की वजह से पूरे भारत पे मगध का कब्जा हो गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है, एक सेकंड, आप लोग का कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, 1 सेकंड, एक सेकंड बच्चों जो है, आप लोग का कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ओबीएस हटा दीजिए। हाँ बच्चों जो है, तो मुद्दे विस्तार हुआ था। एक एक करके हम लोग देखा जाए। हर्यक वंश जो है, इस हर्यक वंश को और क्या कहते हैं, तो इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। स्लेयर डायनेस्टी जो है वो कहा जाता है। पितृहंता वंश जहां पे पुत्र ने पिता की हत्या कर दिया हो, पितृहंता पिता की हत्या करने वाला। हर्यक वंश के संस्थापक कौन रहते हैं भाई? तो हर्यक वंश के जो है संस्थापक ये बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने क्या किया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 तरीके की रणनीति अपनाया था। कौन सी रणनीति था भाई? तो जो पहली रणनीति रहता है वो क्या है? तो पहली रणनीति रहता है कूटनीतिक संबंधों के द्वारा विस्तार की नीति, और अगला जो नीति है वो क्या है? तो वो युद्ध नीति है। अब बच्चों जैसे आप लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट हैं, और आप लोगों में जो सिलेक्शन लेगा वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग रणनीति अपनाएगा। कुल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 लाख में से 5 लाख जो है अपीयर होते हैं। जो 5 लाख अपीयर होते हैं
जो 5 लाख अपियर होते हैं उनमें से फिर अंततः 2,500 के आसपास में 10,000 प्री क्वालिफाई करके मेंस देते हैं, उसमें से 2,500 के आसपास में इंटरव्यू देते हैं और फाइनली 1,000 के आसपास में सिलेक्शन जो है वो होता है। 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद हाथ पैर मार रहा है कि उसका साम्राज्य बढ़ जाए। वो राजा रजवाड़ों का दौर था। आखिर में मगध में क्या हुआ भाई, किसी का विस्तार हुआ। मगध में 3 वंश, उसमें एक वंश हर्यक वंश। हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार जो संस्थापक हैं। 2 तरीके की नीति उन्होंने अपनाया, कूटनीति और युद्ध नीति को अपनाया। अब आगे देखते हैं कि कूटनीति क्या है। एक तो बाय डिप्लोमेटिक मींस है, तो कूटनीतिक नीतिक संबंधों के द्वारा विस्तारवादी नीति। इन कूटनीतिक संबंधों में इन्होंने क्या किया, इन कूटनीतिक संबंधों में इन्होंने जो है 3 विवाह किए। 3 विवाह किए। अभी बच्चों 2-3 महीना पहले किसका विवाह बड़ा ही सुर्खियों में बना हुआ था। इटली में जो है न जाने कितने 1,000 करोड़ के जो क्रूज शिप था, वहां पे प्री वेडिंग सेरेमनी हुआ है। अच्छा, अभी शादी शायद उनका नहीं हुआ है। किसका समाचार पत्रों में आपने 2-3 महीना से देखा कि उनकी शादी जो है बड़ी सुर्खियों में बना है। तो इन्होंने 3 विवाह किया था। विवाह से भी संबंधों को मजबूती मिलता है, अपनी स्टेटस को मजबूती मिलता है। अनंत अंबानी का, शाबाश, अनंत अंबानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। अगर पिछले 4-5 साल पे गौर कीजिए तो ये तो अंतिम उनके बच्चे हैं भाई, इनका विवाह हो रहा है। पहले शायद बेटी का हुआ, उसके बाद बड़े वाले बेटे का हुआ, फिर उसके बाद इनका हो रहा है। अंबानी को कौन नहीं जानता है, रिलायंस को कौन नहीं जानता है। जिस घराने में उनका विवाह उनके 3 बच्चों का हुआ है, ईमानदारी से बच्चों अगर पूछा जाए उनकी बेटी का विवाह किससे हुआ है, वो कोई पीरामल है, नाम ही नहीं सुने रहे होंगे आप। बड़े बेटे का विवाह किससे हुआ है, वो तो मुझे भी नहीं पता है किससे हुआ है, वो किस बिजनेस खानदान के लोग हैं, पता ही नहीं है। अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट जो है, ये कौन सा बिजनेस घराना है, व्यक्तिगत रूप से मुझे तो नहीं पता है। तो अंबानी परिवार में विवाह करने से किसका सम्मान बढ़ा, जो 3 बच्चों के पक्ष वाले हैं, वैवाहिक पक्ष वाले, उधर के पक्ष वाले हैं, उनका सम्मान बढ़ा। तो 3 विवाह उन्होंने किया। प्रथम विवाह कहां पे किया भाई, तो लिच्छवी गणराज्य की जो है, लिच्छवी गणराज्य की जो है, गणराज्य की राजकुमारी जो हैं, राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया। लिच्छवी गणराज्य बच्चों उस जमाने का सबसे प्रतिष्ठित भारत का जो है गणराज्य रहता है। और इस तरीके से क्या होता है, इस संबंध से बिंबिसार की जो साख है उसमें बड़ी वृद्धि होता है, राजनीतिक साख में वृद्धि होता है। अगला विवाह इन्होंने कहां पे किया भाई, तो जो दूसरा विवाह है वो कोशल देश, कोशल आज का जो अयोध्या क्षेत्र है, यहां की राजकुमारी कौशल देवी से किया। और इस विवाह में दहेज में क्या मिला, दहेज में काशी महाजनपद मिला। दहेज में जो है काशी महाजनपद मिला। क्लियर है भाई। अब मगध में है, काशी जो है आज का जो बनारस का क्षेत्र है वो दहेज में मिल गया। बिना एक तलवार चलाए ही साम्राज्य इनका बढ़ते हुए कहां तक आ गया, प्रयागराज तक विस्तृत हो गया। अगला विवाह बच्चों इन्होंने कहां पे किया, तो अगला विवाह जो है मध्य देश की राजकुमारी कौन है, की राजकुमारी क्षेमा से किया, क्षेमा से किया। और इस तरीके से इन 3 विवाह संबंधों से इनकी राजनैतिक जो पहचान है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हुआ। ठीक है, तो आइए बच्चों जो है अब इसके बाद फिर कैसे साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है युद्ध नीति के द्वारा, युद्ध नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। जो युद्ध नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार है, इसमें उन्होंने किसे जीता भाई, तो युद्ध नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार में इन्होंने अंग महाजनपद की विजय किया, अंग महाजनपद की विजय किया। और अंग महाजनपद के विजय, अंग आज का कौन सा क्षेत्र है मैंने पहले लिखवा दिया है, भागलपुर का क्षेत्र है। तो अंग महाजनपद के विजय के साथ ही क्या होता है, अब इनका साम्राज्य बंगाल को छूने लगता है, बंगाल की सीमाओं को छूने लगता है। बंगाल से लेकर के प्रयागराज तक इनका साम्राज्य विस्तार है। अगला बच्चों क्या है, अगला जो है अवंती महाजनपद के
जनपद के शासक कौन है? तो अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत हैं। चंड प्रद्योत हैं। अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत रहते हैं। ये गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं। इनको कौन सी बीमारी हुआ था? पीलिया की बीमारी हुआ था, जॉन्डिस हुआ था। आज जॉन्डिस बच्चों एक छोटी मोटी बीमारी के रूप में देखा जाता है, उस जमाने में एक लाइलाज बीमारी के रूप में था। तो बिंबिसार के दरबार में कौन रहता था भाई? बिंबिसार के दरबार में उस जमाने के अत्यंत प्रसिद्ध जो राज वैद्य थे, जीवक रहते थे। अवंती महाजनपद के शासक चंड प्रद्योत को जब पीलिया होता है तो पीलिया बीमारी के इलाज के लिए, पीलिया बीमारी के इलाज के लिए किसे बुलाते हैं? तो इस बीमारी के इलाज के लिए इन्होंने अनुरोध किया भाई बिंबिसार से कि आप अपने राजवैद्य जीवक को भेजिए। बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा, उनके इलाज से ये सही हो गए। इस तरीके से अवंती महाजनपद पे भी बिंबिसार के प्रभाव की वृद्धि हुआ। चलिए, तो ये तो बिंबिसार हैं। अब अगले शासक कौन है? अगले शासक जो है अजातशत्रु हैं। अजातशत्रु ने क्या किया बच्चों जो है? तो अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या किया और पिता की हत्या के साथ ही सत्ता पर वो काबिज होते हैं। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु जब सत्ता पे भाई अपने पिता की हत्या करके सत्ता पे आए हैं, तो बिंबिसार 3 विवाह किए थे ना। बिंबिसार का पहला विवाह कहां पे हुआ था? बिंबिसार, ये मगध का क्षेत्र है, ये मगध का क्षेत्र है। अगला विवाह इन्होंने लिच्छवी गणराज्य में किया था। अगला विवाह इन्होंने कौशल देश में किया था। अगला विवाह इन्होंने मद्र देश में किया था। कौशल देश में ही दहेज में इनको क्या मिला था? दहेज में इनको काशी मिला था। अब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करते हैं तो इनके मामा लोग नाराज हो जाते हैं। मामा लोग को लगता है कि ऐसा कुलहीन लड़का पैदा हुआ जो पिता की ही हत्या कर दिया। तो काशी महाजनपद वो लोग क्या करते हैं? काशी महाजनपद छीन लेते हैं। कहते हैं भाई दहेज में तुम्हारे पिता को दिया था, तुम्हें नहीं दिया था, तुम्हारे जैसे अधम जो है लड़के को नहीं दिया था। अजातशत्रु भाई इसी सत्ता सुख के लिए क्या किए थे? इसी सत्ता सुख के लिए जो है हड़पे थे गद्दी को जो है। अब इनके मामा कौन है? तो मामा प्रसेनजीत हैं। प्रसेनजीत से इनका एक लंबा युद्ध होता है। युद्ध में अपने मामा को पराजित करते हैं और जबरन काशी पे कब्जा कर लेते हैं। अगला युद्ध इनका किससे होगा बच्चों? तो पहला युद्ध जो है इनका कौशल से हुआ। अगला युद्ध जो है लिच्छवी कुल से होता है। अब लिच्छवियों से जो युद्ध होता है उसमें लिच्छवी तो भाई मैंने पहले ही कहा कि लिच्छवी पूरे भारत के सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद में से एक रहते हैं। अब लिच्छवी से जो युद्ध होता है ये युद्ध लंबा चलता है। युद्ध लगभग जो है 16 साल तक खिंच जाता है। युद्ध करवट न तो लिच्छवी के पाले में जा रहा है, न तो अजातशत्रु के पाले में जा रहा है। ऐसे में इस युद्ध को जीतने के लिए अजातशत्रु ने कौन से हथियार को इजाद करवाया था? तो रथ मूसल और महाशिला कंटक है। महाशिला कंटक है। मगध महाजनपद के उदय में तकनीकी कारक आप लोगों ने देखा था। तकनीकी कारक में देखा था कि भाई उस जमाने की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहती है। तो चलिए भाई वो क्या करते हैं? अपने मामा पक्ष को पराजित करते हैं। रथ मूसल महाशिला कंटक से लिच्छवी को हरा देते हैं। प्रसेनजीत को कौशल देश के राजा को पहले ही हरा चुके हैं। अगला इनके समय में क्या होता है? तो इन्हीं के समय में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। एक तरीके से जो बदनामी पिता की हत्या के साथ हुआ था, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ, प्रथम बौद्ध संगीति का मतलब सम्मेलन करवाया। देश विदेश से ख्याति प्राप्त बौद्ध भिक्षु आते हैं और इस तरीके से भाई चूंकि इन्होंने राजकीय संरक्षण दिया था, अनुदान दिया था, एक तरीके से फिर से ये जो है एक सकारात्मक अपना जो है माहौल बना ले जाते हैं। अजातशत्रु के बाद बच्चों कौन आता है? अजातशत्रु के बाद जो है उदयन आते हैं। उदयन ने क्या किया? उदयन ने राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया? तो राजगृह से पाटलिपुत्र जो है राजधानी लेकर के आते हैं। He shifted the capital from राजगृह टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बच्चों राजधानी कहां पे रहता है? तो पाटलिपुत्र राजधानी जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर रहता है। मगध महाजनपद के उदय के भौगोलिक कारण में हम लोगों ने चर्चा किया था। चलिए जो है तो यही कहानी हर्यक वंश की है। हर्यक वंश बच्चों समाप्त हुआ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हर्यक वंश का बच्चों मामला क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताइए। हर्यक वंश में हम लोगों ने 3 शासकों को देखा। 3 शासकों में बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, उदयन हैं।
अब हम लोग कहां पे आएंगे? अब हम लोग जो है शैशुनाग वंश पे आएंगे। मगध महाजनपद का जो साम्राज्य विस्तार है उसे हम लोग कर रहे हैं बच्चों। चलिए बेटा, एक लोग कह रहे हैं कि वो राजगृह से हैं और उन्हें सब पता है। उदयन के बाद जो रहते हैं वो कमजोर उत्तराधिकारी आते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी कौन रहते हैं? अनिरुद्ध हैं, मुंड हैं और नागदशक हैं। नागदशक इस वंश के अंतिम शासक रहते हैं और वहीं से हर्यक वंश का पतन होता है। अगला वंश बच्चों कौन है? तो अगला वंश जो है शैशुनाग वंश है। कौन है अगला वंश? जो है शैशुनाग वंश है। ये जो शैशुनाग वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं शिशुनाग हैं। शिशुनाग हैं। शिशुनाग जो रहते हैं इन्होंने क्या किया था? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के ये क्या थे? नागदशक के सेनापति थे। सेनापति थे और नागदशक की हत्या करके ये क्या करते हैं? नागदशक के सेनापति हैं और उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। अब भाई शिशुनाग ने और क्या किया? तो शिशुनाग जो रहते हैं इन्होंने अवंती महाजनपद की विजय किया। अवंती महाजनपद की विजय किया। अवंती महाजनपद की विजय के साथ में क्या होता है? अब मगध साम्राज्य की सीमा कहां पे बढ़ गया भाई? तो अब मगध साम्राज्य की जो सीमा है पहले वो कहां पे था? तो पहले वो जो है बंगाल से लेकर के प्रयागराज के क्षेत्र तक था। अवंती बच्चों मध्य प्रदेश में है। तो अवंती महाजनपद को जीत लिए तो अब दक्षिण भारत को सीमा स्पर्श करने लगा। धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा। तो ये जो है वो कौन है भाई? ये शिशुनाग हैं। शिशुनाग ने क्या किया? तो शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी परिवर्तन कहां से कहां किया? इन्होंने राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कहां पे लेते आए? वैशाली लेते आए। अब बच्चों एक प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि प्राक मौर्य काल में मगध की निम्नलिखित में से कौन कौन सी राजधानियां थीं? तो 3 राजधानी आपने देख लिया। पहला राजगृह है, दूसरा पाटलिपुत्र है, तीसरा वैशाली है। बस शिशुनाग ने इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं किया। शिशुनाग के बाद कौन आते हैं? तो शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक आते हैं। शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक आते हैं। कालाशोक ने क्या किया? इन्होंने भी राजधानी परिवर्तन किया। इन्होंने भी राजधानी परिवर्तन किया। कहां से कहां किया? तो वैशाली से जो है वैशाली से राजधानी फिर से पाटलिपुत्र लाए। और तब से लेकर के बच्चों गुप्तोत्तर काल तक आप देखेंगे 1000 वर्ष तक जो है राजधानी कहां पे रहती है? 1000 वर्षों तक राजधानी जो है अपने देश की राजधानी पाटलिपुत्र रहता है। तो दिल्ली बच्चों कब से हमारे देश की राजधानी है? किसी को पता है दिल्ली कब से राजधानी है? अंग्रेजों के जमाने की बात किया जाए तो दिल्ली जो है वो मध्यकाल में भी हमारी राजधानी रहता है। मध्यकाल में जो गुलाम वंश रहते हैं, गुलाम वंश के समय में जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, वो लाहौर और दिल्ली 2 राजधानियां थी। फिर इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश जो है दिल्ली को राजधानी बनाते हैं और दिल्ली राजधानी एक लंबे समय तक बना रहा। अकबर आते हैं तो दिल्ली की जगह पे फतेहपुर सिकरी, बीच में सिकंदर लोदी रहते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। अकबर आते हैं बच्चों तो फतेहपुर सिकरी, आगरा में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाते हैं। फिर जो है शाहजहां आते हैं तो दिल्ली का लाल किला बनवाते हैं, राजधानी फिर से दिल्ली हो जाती है। इसके बाद फिर अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी। रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को अन्य दोनों प्रेसिडेंसी पर प्रभुत्व दे देते हैं। बाद में जो है 1833 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब कलकत्ता ही राजधानी हो गया। 1911 में राजधानी क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, कलकत्ता से दिल्ली लेकर के आते हैं। और 1911 से लेकर के अब तक बच्चों राजधानी कहां है? वो दिल्ली ही है। तो चलिए आपके देश की राजधानी प्राचीन भारत से लेकर के वर्तमान तक कब कहां कहां रहा, इसे कर लिया गया। तो चलिए भाई, राजधानी ये वैशाली से पाटलिपुत्र लाते हैं। कालाशोक ने अगला काम क्या किया? तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ही कन्वेंड द
सेकेंड बौद्ध काउंसिल इन 383 बीसी। कुल बच्चों 4 बौद्ध संगीति हुआ था, 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे तो वहां पे किया जाएगा, और वहां पे पूरा एक चार्ट ही बनाया जाएगा कि ये कब कब कहां कहां पे इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो थोड़ा डिटेल में हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर करेंगे बौद्ध धर्म में इसे देखा जाएगा। चलिए बच्चों, कलाशोक भी समाप्त हुए और इसी के साथ शैशुनाग वंश भी समाप्त हुआ। शैशुनाग वंश में मात्र 2 शासक थे, संस्थापक जो है शिशुनाग थे, और उसके बाद कालाशोक थे। अब अंतिम वंश पे हम लोग आते हैं। अंतिम वंश कौन सा है? अंतिम वंश प्राक मौर्य काल का नंद वंश है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक जो हैं वो महापद्मनंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन है बच्चों? महापद्मनंद हैं। अब महापद्मनंद जो हैं या नंद वंश जो है, इन्हें क्या समझा जाता है? तो भारतीय इतिहास का प्रथम निम्न कुल का वंश समझा जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट लो क्लैन डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड दिस इज द नंदा डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी? निम्न वंश के कुछ इतिहासकार शूद्र मानते हैं। तो कौन संस्थापक है बच्चों? महापद्मनंद है। अब महापद्मनंद एक बड़े ही योग्य और सामर्थवान शासक सिद्ध हुए। और इन्होंने किसकी विजय किया भाई? इन्होंने किसकी विजय किया? तो विजय में इन्होंने कई सारे क्षेत्रों की विजय किया। विजय के अंतर्गत जो है छोटे छोटे इन्होंने कई सारे, जैसे कुरु को विजय किया था, अहिछत्र के क्षेत्र को विजय किया था, पश्चिम भारत के क्षेत्र की विजय इन्होंने किया था। ऐसा माना जाता है गुजरात तक का विजय जो है इन्होंने किया था। कलिंग की विजय इन्होंने किया था। कलिंग जो है उड़ीसा का क्षेत्र है, उसकी विजय किया था। अगला जो है पश्चिम भारत, जूनागढ़ तक की विजय किया था। अब ये दोनों समुद्री सीमा जो है, मतलब कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक साम्राज्य का विस्तार कर देते हैं। और इसी के कारण इनकी उपाधि क्या है? तो इनकी उपाधि जो है सर्वछत्रांतक है। सर्वछत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एक राट है। एक राट आपने वैदिक काल में देखा था, उत्तर के राजा को विराट कहते थे, दक्षिण के राजा को भोज कहते थे, पूरब के राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम के राजा को एक राट कहते थे। तो कहने का अर्थ बच्चों क्या है? कहने का अर्थ है कि एक राट उपाधि है, इसका मतलब है कि पश्चिम भारत की विजय इन्होंने किया होगा। क्लियर है? अब नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश के अंतिम शासक जो हैं, नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक जो हैं धनानंद हैं। धनानंद जो हैं दंभी स्वभाव के हैं। दंभी मींस की घमंडी स्वभाव के हैं। इनके राजपुरोहित कौन थे भाई? तो इनके राजपुरोहित जो हैं वो चाणक्य रहते हैं। दिस वाज द चाणक्य हु वाज द प्रीस्ट ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब भाई क्या है तो एक दिन की बात रहती है, धनानंद की राजसभा में कुछ तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो हैं छात्र आए हुए थे। वो क्या चाहते थे? तो वो शास्त्रार्थ चाहते थे। शास्त्रार्थ का मतलब होता है वाद विवाद किसी मुद्दे पर करना। धनानंद चूंकि दंभी स्वभाव के हैं तो वो क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ये राजाओं से दान लेने का एक बहाना है, और कहते हैं कि महल के द्वार से ही उन्हें वापस भेज दो। ऐसे में जो इनके राजपुरोहित रहते हैं चाणक्य हस्तक्षेप करते हैं, और चाणक्य कहते हैं कि नहीं, शास्त्रार्थ जो है वो अनुदान पाने का बहाना नहीं है, बल्कि शास्त्रार्थ जो है इससे समाज को एक सृजनात्मक दिशा मिलता है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का नाम सुने हैं? तो उसी तरीके से शास्त्रार्थ में क्या होता है? शास्त्रार्थ में एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। पक्ष विपक्ष के वाद विवाद से कुछ सृजनात्मक संवाद निकलता है। ऐसे में धनानंद जो है चाणक्य को ही अपने दरबार से बहिष्कृत करते हैं, अपमानित करते हैं और बहिष्कृत करते हैं। कहानी बेटा इंट्रोडक्शन बैच में मैंने सुनाया था कि चाणक्य अब धनानंद से कहते हैं कि एक गुरु के हाथ में सृजन और विध्वंस दोनों खेलता है। तो इस तरीके से जब एक गुरु के हाथों में सृजन और विध्वंस दोनों खेलता है, तो ऐसे में वो क्या कहते हैं? ऐसे में कहते हैं कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा, उसको विनष्ट कर दूंगा। तो अब उनके नगर से बाहर निकलते हैं। तो कुछ बच्चों का ग्रुप रहता है,
वो खेल खेल रहा होता है। कौन सा खेल खेल रहा होता है? तो राज किलमकारी का खेल खेल रहा होता है। एक लड़का उसमें राजा बनने का अभिनय कर रहा था। उसी लड़के की मदद से आगे चल करके क्या करते हैं, सत्ता पलट करते हैं। वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, वो लड़का जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं। चलिए बेटा, तो यहीं पे क्या हुआ, यहीं पे मगध साम्राज्य का विस्तार और इसमें जो 3 वंश है उसकी कहानी समाप्त हुआ। कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। कोई डाउट है बेटा तो फटाफट पूछ लीजिए। धीरे मुझे जब समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल भी आप इसके, उस दिन तो मैंने वो किया था, पोल किया था, पोल में 50% से ज्यादा बच्चे जो है नोट्स के पक्ष में थे। तो अभी बैच शुरुआत ही हुआ है और मुझसे ही शुरू होता है। और बच्चों, मैंने कई बार कहा हर बच्चों का अपना अलग अलग समझ का। आइए बेटा जो है, तो चलिए हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग क्या होगा? हेडिंग जो है मगध 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 महाजनपद का साम्राज्य विस्तार। मगध महाजनपद का साम्राज्य विस्तार लिखिए। पोल बेटा मुझे आता नहीं है, मैं अभी आपने देखा था कि हर चीज के लिए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बेटा कहानी अब क्या सुनेंगे, इंट्रोडक्शन बैच में तो कहानी सुना दिया, देख ही रहे ना पेपर। परसों का आप लोग का जो आईएएस का एग्जाम हुआ है, कहानी वहानी बेटा पूछ नहीं रहा है, जो पूछ रहा है वो दिन में तारे दिखा दे रहा है। चलिए लिखिए, प्राक मौर्य काल में मगध महाजनपद का विस्तार, मगध महाजनपद का विस्तार निम्नलिखित तीन राजवंशों के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित 3 राजवंशों के नेतृत्व में हुआ था। अब बच्चों हेडिंग दे दीजिए, हर्यक वंश। हर्यक वंश लिखिए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे तथा इस वंश में कुल 3 प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और केवल बेटा मेरा नोट्स मत पढ़िए, सौम्या जो है नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़िए, पुरानी वाली, तभी काम चल पाएगा। इस वंश में कुल 3 प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन हुए। नेक्स्ट लिखिए, उदयन के पश्चात नहीं बेटा, आज मुझे आपका भी क्या नाम है, नैन्सी नाम है ना, नैन्सी बेटा, आज मुझे आपका भी कमेंट दिख गया जो है। लिखिए, उदयन के बाद 3 कमजोर शासक अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक हुए। नेक्स्ट पॉइंट, नागदशक की हत्या करके उनके सेनापति शिशुनाग ने सैसुनाग वंश की स्थापना किया था। उनके सेनापति शिशुनाग ने सैसुनाग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए बच्चों, हेडिंग दे दीजिए बिंबिसार। लिखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे तथा मगध साम्राज्य के विस्तार हेतु उन्होंने कूटनीति एवं युद्ध नीति को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। बुक्स नहीं पढ़ना है बेटा, कितनी बार एक ही बात तो आप लोग पूछेंगे। रामचंद्र शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कीजिए, कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत बिंबिसार ने कुल 3 विवाह किया। कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत बिंबिसार ने कुल 3 विवाह किया और इन वैवाहिक संबंधों में प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलन्ना से किया। नेक्स्ट कीजिए, बिंबिसार ने अगला विवाह कोशल महाजनपद की राजकुमारी कोशल देवी के साथ किया। और इस विवाह से
और इस विवाह से उन्हें काशी महाजनपद दहेज में मिला। इस विवाह से उन्हें काशी महाजनपद दहेज में मिला, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार सुनिश्चित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार ने एक अन्य विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। बिंबिसार ने एक अन्य विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। अगला पॉइंट, युद्ध नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने अंग देश की विजय किया। और इस प्रकार युद्ध नीति के, मध्य प्रदेश पंजाब में था बेटा, जो है बिल्कुल सही है श्वेता। उन्होंने अंग देश की विजय किया और इस प्रकार उनका साम्राज्य बंगाल की सीमा से लेकर प्रयागराज की सीमा तक विस्तृत हुआ। बंगाल की सीमा से लेकर प्रयागराज की सीमा तक विस्तृत हुआ। नेक्स्ट, इन्हीं के समय काल में अवंती महाजनपद के शासक को पिलिया हुआ। इन्हीं के समय काल में अवंती महाजनपद के शासक को पिलिया हुआ और उन्होंने बिंबिसार से अनुरोध किया। अवंती महाजनपद के शासक को पिलिया हुआ और उन्होंने बिंबिसार से अनुरोध किया कि वे अपने राजवैद्य जीवक को उनके यहां भेजें। बिंबिसार ने ऐसा ही किया और इस प्रकार अवंती महाजनपद के साथ उनके मित्रवत संबंध स्थापित हुए। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए अजात शत्रु। लिखिए अजात शत्रु अपने पिता, हेडिंग है बेटा अजात शत्रु। लिखिए उसमें अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त किया। फुल स्टॉप। पिता की हत्या के कारण अजात शत्रु के विभिन्न मामा पक्ष नाराज हुए और इसी क्रम में कोशल देश के राजा प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज में दिए गए काशी महाजनपद को वापस छीन लिया। नेक्स्ट, काशी महाजनपद को वापस छीन लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु ने युद्ध नीति के द्वारा काशी को पुनः अपने मामा प्रसेनजीत को पराजित करके हड़प लिया। नेक्स्ट, अजातशत्रु का अपने मामा पक्ष लिच्छवी से भी युद्ध हुआ और यह युद्ध लगभग 16 वर्षों तक चलता रहा। और अंततः दो नवीन युद्ध तकनीकी रथ मूसल और महाशिलाकंटक के प्रयोग से अजातशत्रु ने लिच्छवियों को भी पराजित किया। नेक्स्ट बेटा कीजिए
अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में ब्रैकेट में इसी वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ, ब्रैकेट में इसी वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। नेक्स्ट, उदयन कर लीजिए, हेडिंग उदयन, या कहीं कहीं पे उदयन भी दिखेगा, उदयन लिखिए। उदयन के द्वारा एक नवीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया, एक नवीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया एवं राजधानी परिवर्तन कर राजगृह से पाटलिपुत्र लाया गया, एवं राजधानी परिवर्तन कर राजगृह से पाटलिपुत्र लाया गया। नेक्स्ट, उदयन के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारियों से हर्यक वंश निरंतर कमजोर होता गया। कमजोर उत्तराधिकारियों से हर्यक वंश निरंतर कमजोर होता गया और इस वंश का पतन हो गया, अगला हेडिंग बच्चों दे दीजिए शैशुनाग वंश। अगला हेडिंग दे दीजिए शैशुनाग वंश। लिखिए, इस वंश में शैशुनाग और कालाशोक दो मजबूत शासक हुए। फुल स्टॉप। शिशुनाग जो कि इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अवंती महाजनपद की विजय किया तथा पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी परिवर्तित किया। नेक्स्ट है कालाशोक ने एक बार पुनः राजधानी परिवर्तित करते हुए पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से मगध की राजधानी बनाया। नेक्स्ट बच्चों, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अगला बच्चों हेडिंग दे दीजिए नंद वंश। लिखिए, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे तथा इस वंश को भारतीय इतिहास का प्रथम निम्न कुल का वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, महापद्मनंद ने कुरु काशी कौशल कुरु कंबोज था ना, तो महापद्मनंद ने कुरु पांचाल अश्मक कलिंग, कुरु पांचाल अश्मक कलिंग आदि राज्यों की विजय किया। नेक्स्ट पॉइंट, आदि राज्यों की विजय किया। अगला है बच्चों महापद्मनंद ने सर्वछत्रांतक और एक राट की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट कीजिए, नंदवंश के नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद थे जो कि दंभी स्वभाव के थे, ब्रैकेट में घमंडी स्वभाव के थे। नेक्स्ट कीजिए, धनानंद ने अपने राजपुरोहित चाणक्य को अपनी राजसभा से बहिष्कृत किया था।
अपनी राज्यसभा से बहिष्कृत किया था। और इस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखा। चलिए बच्चों, अब अगले मुद्दे पे हम लोग आते हैं। अगला मुद्दा है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किसका किसका है भाई? तो पहला जो है ईरानी आक्रमण है, और दूसरा जो है, पहला जो है ईरानी आक्रमण है, दूसरा जो है यूनानी आक्रमण है। ईरानी आक्रमण, दूसरा जो है यूनानी आक्रमण है। तो प्राचीन भारत में 2 विदेशी आक्रमण, दोनों विदेशी आक्रमण प्राक मौर्य काल में ही हुआ। पहले कौन सा हुआ भाई? तो पहले जो है ईरानी आक्रमण हुआ। अब ईरानी आक्रमण में क्या है? ईरानी आक्रमण में सर्वप्रथम साइरस द्वितीय ने भारत पर सफल आक्रमण किया। साइरस द्वितीय ने सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण किया, परंतु बच्चों कौन सा क्षेत्र जीता इसका कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए साइरस द्वितीय पर बहुत ज्यादा इतिहासकारों का विश्वास नहीं है कि भाई कौन सा क्षेत्र जीते हैं, इसका कोई साक्ष्य ही नहीं है। अगला बच्चों मुद्दा क्या हो जाता है? तो अगला मुद्दा है 516 ईसा पूर्व में डेरियस, जिन्हें भारत में दारा भी कहते हैं, डेरियस ने भारत पर आक्रमण करके पंजाब और सिंध क्षेत्र की विजय किया। अब अगर मैप में बच्चों देखेंगे तो ये गुजरात है, ये दक्षिण भारत है, ये पश्चिम भारत है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, ये फारस की खाड़ी है, और ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हम लोगों का, अरे पाकिस्तान भी तो हमारा ही था भाई ना। पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है बच्चों? पाकिस्तान 70-75 साल पुरानी चिड़िया का नाम है। 1947 में ये आया भाई ना, उसके पहले तो भारत का ही हिस्सा था। आज का पाकिस्तान भी हमारे भारत का ही इतिहास का हिस्सा है। और इसी पाकिस्तान के बगल में देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है ईरान का है, ये जो है ईरान का है। अब ये वाला क्षेत्र जो देखेंगे ये सिंध का क्षेत्र है, ऊपर जो है ये पंजाब का क्षेत्र है। तो डेरियस जो रहते हैं, डेरियस ने किसे जीता भाई? तो डेरियस ने 516 बीसी में इसी पंजाब सिंध क्षेत्र को जीता। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो इसका साक्ष्य जो है साइरस द्वितीय का तो कोई साक्ष्य ही नहीं है। इसका साक्ष्य डेरियस के 3 अभिलेखों से मिला। 3 अभिलेखों से मिला। कौन कौन से अभिलेख हैं भाई? तो पहला जो है नक्श ए रुस्तम है, दूसरा जो है पर्सिपोलिस है, और तीसरा जो है बेहिस्तून है। नक्शे रुस्तम है, पर्सिपोलिस है और बेहिस्तून अभिलेख है। तो इन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि भारतीय क्षेत्र पंजाब सिंध को इन्होंने जीता था। जीतने के पश्चात जो है डेरियस ने भारतीय विजित क्षेत्र को अपना 20वां प्रांत बनाया। कुल प्रांत बच्चों कितने हैं? तो कुल प्रांत जो हैं 23 थे। Whatsoever the area which was conquered by the Darius, that Indian territories, it was made the 20th province of his empire. So this is the curiosity that how much total number of territory under the empire of Darius? So there were total 23 territory. चलिए बेटा, कुल 23 प्रांत थे, भारतीय प्रांतों को जीत करके उसे 20वां प्रांत बनाया। यही ईरानी आक्रमण की कहानी है। अब कहां पे बढ़ते हैं? अब यूनानी आक्रमण में कौन है भाई? यूनानी आक्रमण में सिकंदर महान है। सिकंदर महान के बच्चों पिता कौन रहते हैं? तो इनके पिता जो हैं फिलिप सेकंड रहते हैं। फिलिप सेकंड कहां के राजा रहते हैं? तो राजा जो है मकदूनिया के राजा रहते हैं। मकदूनिया, जिसे आज मैसिडोनिया कहा जाता है। इस देश का नाम सुने हैं? जो बेटा मैसिडोनिया देश है,
उसका नाम सुने हैं? मैसिडोनिया का नाम कहीं सुने हैं? हाँ नाम में जवाब मत दीजिएगा, सुने हैं तो कहां पे है जरा बता दीजिए। मैसिडोनिया बच्चों जो देश है वो कहां पर है, जरा एक बार मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ना। ये बच्चों को वो करना होगा, बेटा सुधर जाइए आप लोग। और नहीं तो जैसे अभी आप देखें ना कि आपका कमेंट नहीं दिख रहा था तो मैंने फोन किया था। आपको ब्लॉक करवाने के भी कई सारे रास्ते हैं, अगर नहीं मानेंगे उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए ये पूरा मंच जो है वो बना हुआ है। तो ये बेटा अंतिम बार है कि आप लोग फिजूल की बातें कमेंट बॉक्स में मत किया कीजिए। जो जागरूक बच्चे हैं उनका ध्यान जो है वो भंग होता है। ये बेटा मैसिडोनिया जो है यूरोप में है, और बाल्कन, ये क्या नाम है, साइमा इनका नाम है, बिल्कुल सही बता रही है, बाल्कन कंट्रीज में जो है वो आता है। यहीं की मदर टेरेसा का नाम सुने हैं? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत रत्न मिला है। मदर टेरेसा भारत में ही एक लंबे समय तक अपना जीवन का एक लंबा समय भारत में ही बिताई थी। वो मैसिडोनिया की ही रहने वाली थी। ठीक है, तो चलिए भाई सिकंदर महान विश्व विजेता का सपना लेकर के निकलते हैं। विश्व विजेता के सपना में कहां के रहने वाले थे? तो रहने वाले अभी आपको पता चल गया भाई कि मैसिडोनिया के रहने वाले थे। मैसिडोनिया के रहने वाले हैं। तो कहानी मैंने बताया था कि पूत के पांव जो हैं पालने में नजर आ जाते हैं। ये जो मैसिडोनिया है यहां से निकले तो किसे जीते, यहां से चले तो टर्की जीते, सीरिया जीते, आज का जो है इराक ईरान जीते, इसके बाद मध्य एशिया को जीता, इसके बाद जो है अफगानिस्तान को जीता। अफगानिस्तान को जीतने के बाद बच्चों कहां पे प्रवेश किए? भारत में प्रवेश किए। सिंधु नदी के तट पर आंभी जो रहते हैं, आंभी आत्मसमर्पण करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो झेलम नदी के तट पर इनका सामना पोरस से होता है। पोरस बच्चों लगभग मैंने इंट्रोडक्शन बैच में बताया था, लगभग युद्ध जीत चुका था। पोरस के हाथी युद्ध के मैदान पर घमासान मचाए हुए थे। जो पोरस के हाथी युद्ध के मैदान पर घमासान मचाए थे, तो सिकंदर का मुकद्दर था कि बारिश हो गया, और बारिश हो गया तो मिट्टी गीली हो गई, पोरस के हाथियों के पैर फंसने लगे। इस तरह से पोरस युद्ध हार गया, सिकंदर युद्ध जीत गया। पोरस को लोहे की बेड़ियों में जकड़ करके सिकंदर के दरबार में लाया गया। सिकंदर पूछता है कि ऐ पोरस, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? तो पोरस कहता है कि सिकंदर, मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगता हूं, मुझसे वही व्यवहार करो जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ करता है। और इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से सिकंदर जो है पोरस की वीरता से खुश होते हैं, उनका राज्य उन्हें लौटा देते हैं। अब बच्चों झेलम से आगे बढ़ते हैं तो कहां पे पहुंचते हैं? झेलम से आगे बढ़ते हैं तो व्यास के तट पर आते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना विद्रोह करती है। सिकंदर की सेना ने विद्रोह किया। अब जो सिकंदर की सेना ने विद्रोह किया, सिकंदर की सेना ने विद्रोह किया, सिकंदर लाख समझाता है लेकिन सिकंदर की सेना मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं बच्चों? तो एक कारण माना जाता है कि भारत में अजीबोगरीब जो भारी भरकम हाथी जानवर है, वैसे जानवर से यूनानियों का पाला नहीं पड़ा था। आप लोग को बच्चों 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, लबासना में मसूरी में 1 साल रहते हैं, 1 साल फील्ड की ट्रेनिंग करते हैं। उस जमाने में हाथियों को 2-2 साल की ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे दुश्मन देश की सेना को दोनों पैरों को पकड़ के बीच से चीर देना है। तो अगला मुकाबला जो इनका धनानंद से था, धनानंद के पास तो 5000 हाथी थे। सिकंदर की सेना के पसीने छूट जाते हैं। और भी बहुत कारण थे, कई सालों से वो अपने देश से निकले थे मैसिडोनिया से, अब उन्हें अपनों की याद आ रही थी। जितने यूनानी बच्चों सैनिक यहां से चले थे, इतने अनगिनत युद्धों में अधिकांश मारे गए। मुट्ठी भर सिकंदर की सेना, जिसको जीता गया उसकी सेना को मिलाता गया, लेकिन मूलतः यूनानी जो है अब मुट्ठी भर बचे थे। तो कई सारे कारण रहते हैं। सिकंदर को यह बात अब समझ में आ जाती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है भाई, कि उनकी सेना मन से हार गई है। अगर इस सेना से धनानंद से लड़ूंगा तो यह सेना हार जाएगी। सिकंदर विश्व विजेता था, कभी युद्ध नहीं हारा था। वो चाहता है कि अपने जीवन की अंतिम जंग में इतिहास में ऐसा न लिखा जाए कि सिकंदर हार गया। उससे बेहतर वो कहता है कि व्यास नदी से मैं लौटूंगा। और लौटते हैं बेटा तो स्थल मार्ग से आए थे, परंतु जल मार्ग से ये अरब सागर से लौटने का निर्णय लेते हैं। और यहीं पर जो बेबीलोनिया है, बेबीलोनिया जो इराक की राजधानी है, यहीं पर इनकी मृत्यु होता है और सिकंदर की कहानी समाप्त होती है। तो अगला प्रश्न बच्चों जो पूछता है, एक प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि एक मेंस का बच्चों प्रश्न है, ईरानी और यूनानी आक्रमणों के भारतीय इतिहास पर
क्या प्रभाव पड़ा, इतिहास पर क्या प्रभाव डाला डाला। सविस्तार विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। What was the multidimensional impact of the Iranian or the Persian or Greek invasion over Indian history? Elucidate with relevant example। तो चलिए बच्चों, ये जो है आप लोगों को एक प्रश्न भी हो गया, तो फटाफट अभी समय है, लिख लीजिए, तो हेडिंग दे दीजिए प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, और उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए ईरानी आक्रमण। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, और उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए ईरानी आक्रमण। लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सर्वप्रथम सफल ईरानी आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा, सर्वप्रथम सफल, चलिए बेटा ममता जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगला लिखिए, सर्वप्रथम सफल ईरानी आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था। हालांकि उन्होंने किन क्षेत्रों की विजय किया, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट लिखिए, 516 ईसा पूर्व में डेरियस या दारा प्रथम का आक्रमण भारत पर हुआ, और उन्होंने सिंध और पंजाब क्षेत्र की विजय किया, तथा भारत के विजित क्षेत्र को उन्होंने अपने साम्राज्य, या डेरियस ने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, तथा डेरियस के काल में कुल 23 प्रांत थे। नेक्स्ट, डेरियस के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डेरियस के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने के साक्ष्य, नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। हेडिंग दे दीजिए बच्चों, जो प्रश्न मैंने दिया है उसका आंसर का पहला भाग है ईरानी आक्रमण का प्रभाव। पहला लिखिए, ईरानी आक्रमण से भारत में अभिलेख लेखन की परंपरा शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत में ईरानी लिपि खरोष्ठी का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, खरोष्ठी का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात ईरान से जो व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए थे, ईरान से ब्रैकेट में चाहे तो मेसोपोटामिया कर सकते हैं, ईरान से जो व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए थे, अब वह एक बार पुनः स्थापित हुए। नेक्स्ट है, दोनों देश एक दूसरे के खान पान की आदतों, वेशभूषा और परिधान मतलब जो कपड़े हैं, खान पान की आदतों, वेशभूषा और परिधान आदि से प्रेरित और प्रभावित हुए। नेक्स्ट बच्चों, भारत के ज्ञान विज्ञान की प्रगति से ईरानी समाज प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, ईरानी मुद्रा सिगलोई का भारत में प्रचलन हुआ। अब बच्चों हेडिंग दे दीजिए यूनानी आक्रमण। देखिए, भारत, यूनानी आक्रमण का हेडिंग देना है, उस पर लिखना है, भारत पर
यूनानी आक्रमण सिकंदर महान के नेतृत्व में हुआ था। सिकंदर महान के नेतृत्व में हुआ था। सिकंदर यूनान के मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। तथा हिंदू कुश पर्वतमाला पार करते हुए वह भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट, सिंधु नदी के पार एक महत्वपूर्ण भारतीय शासक आंभी ने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया। अब झेलम नदी के तट पर वहां के शासक पोरस ने सिकंदर से युद्ध किया। तथा पोरस को पराजित करके अब सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर पहुंची। नेक्स्ट लिखिए, व्यास के तट पर सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया। और यहीं से सिकंदर भारत से वापस लौट गया। नेक्स्ट, सिकंदर भूमि मार्ग से भारत आया था, परंतु जल मार्ग से वापस गया। और इराक की राजधानी बेबीलोनिया में खराब स्वास्थ्य से उनकी मृत्यु हो गई। हेडिंग दे दीजिए, जो प्रश्न बच्चों दिया था उसका आंसर है यूनानी आक्रमण का प्रभाव। यूनानी आक्रमण ने आने वाले वर्षों में भारत पर अन्य विदेशी आक्रमणों को प्रेरित किया। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में यूनानी लिपि का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है, यूरोप के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है, भारत में यूनानी लिपि का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, सिकंदर की राजनीतिक सफलता ने आने वाले वर्षों में मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण को पुनः प्रेरित किया। नेक्स्ट, दोनों देशों के लोग, अगला है बच्चों पॉइंट, दोनों देशों के लोग एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से प्रेरित और प्रभावित हुए। नेक्स्ट, भारत में यूनानी कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे कि गांधार मूर्ति कला का प्रचलन। नेक्स्ट, बाद के यूनानी भी समृद्ध भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा से प्रेरित और प्रभावित हुए। चलिए बच्चों, जो प्राक मौर्य काल यहीं पे समाप्त हो गया। बहुत छोटा सा मुद्दा, कल 5 मिनट हम लोग उस पर भी नोट्स बना लेंगे।